कार्यक्रम से पूर्व हम रुचि चतुर्वेदी जी से अनुरोध करते हैं कि वह आए और माँ सरस्वती जी का वंदन करें। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम, मंच को प्रणाम और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन शब्द सुमन। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत यह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रुचि चतुर्वेदी जी। माँ बागेश्वरी की आपने आराधना करके अब मंचासीन अतिथियों का हम सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूं कि अभिषेक जी आएं और आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी को अंग वस्त्र, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पर्चे जब शुरू होगा ना वैसा तब दे, या भी दे दूं वैसे। आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति हैं। आप ब्रज के ही हैं। मथुरा जिले के गांव पटनौली में आपका जन्म हुआ। ब्रज के संस्कार, ब्रज का पहनावा, ब्रज की भाषा आपके हृदय में रहती है। आप जहां भी रहे आपने ब्रज संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित करा है। आप नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। 4 दशकों से समय से अधिक आप एक सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। प्रोफेसर शर्मा दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक स्वदेश, नेशनल दुनिया और साप्ताहिक पांचजन्य के संपादक भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आप पत्रकारिता विभाग में आचार्य व विभागाध्यक्ष रहे और अनेक विश्वविद्यालयों व प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में मीडिया शिक्षण, संस्कृति और शिक्षा पर 250 से ज़्यादा अधिक व्याख्यान आपके हो चुके हैं।
प्रोफेसर शर्मा जी को पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी के साहित्य भूषण सम्मान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के माणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा ब्रज रत्न सम्मान आदि अनेकों सम्मानों से आपका सम्मान हो चुका है। प्रोफेसर शर्मा की पत्रकारिता और जीवन पर आधारित पुस्तक मानुष जन्म अमोल बहुत लोकप्रिय है। आप में से कई लोगों ने उसको पढ़ा भी है। देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों, चीन, ब्रिटेन, अबू धाबी, मॉरिशस, मैक्सिको, शारजाह आदि में आपके व्याख्यान हुए हैं। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी हरियाणा द्वारा आपको मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं आदरणीय श्री कृष्ण चंद्र पांडे जी हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। मैं आपके सम्मान के लिए सुनील जैन जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वह आएं और भाई साहब का सम्मान करें। श्री कृष्णचंद्र पांडे जी, आप कैथल हरियाणा से हैं। आप एमए पीएचडी संस्कृत में हैं। आप अध्यक्ष हिंदू अध्ययन कार्य विभाग महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कैथल, शोध एवं प्रकाशन विभाग महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल, सदस्य अनुशासन समिति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के आपको प्रशासनिक अनुभव है। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। आपने अनेक संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी करा है, उसमें सहभागिता भी करते हैं। लगभग 200 शोध पत्रों एवं लेखों का प्रकाशन आपका हो चुका है। अतुल्य भारतम मासिक संस्कृत पत्रिका आपने उसका संपादन किया है 2016 से 2018 तक। भारतीय धरोहर पत्रिका का भी आपने संपादन करा है। पंचनद शोध पत्रिका उसका भी आपने 2015 से 2020 तक संपादन करा है। आप आकाशवाणी लोक संपदा परियोजना के प्रमुख भी रहे हैं। केंद्रीय संयोजक भारत संस्कृत परिषद, प्रांत प्रमुख दिल्ली संस्कृत भारती, महामंत्री इंद्रप्रस्थ साहित्य परिषद के आपको इसका अनुभव है। संस्कृत समाराधन, संस्कृत सेवा सम्मान, शिक्षक सम्मान, नारद सम्मान, समाज रत्न, अटल साहित्य सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय में आप अध्यापन अभी वर्तमान में आपकी संप्रति है और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का आप अध्ययन भी वर्तमान में कर रहे हैं। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। हमारे बीच में आगरा के ही और देश भर में इतिहास, पत्रकारिता, साहित्य के माध्यम से इस ब्रज भूमि को गौरवान्वित करने वाले आदरणीय विशन बहादुर जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं मणि चड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वह आएं और भाई साहब का सम्मान करें। आदरणीय विशन बहादुर जी, आप 40 वर्षों से लगातार अध्यापन के कार्य में सक्रिय हैं। आपके 34 पीएचडी शोध उपाधिकर्ता और शोध आपके निर्देशन में 34 बंधुओं ने शोध कार्य किया है और उनको मानद उपाधि मिली है। 73 लघु शोधों का निर्देशन किया है। 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, अधिवेशनों, शैक्षणिक आयोजनों में आपकी सहभागिता रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष राम जन्मभूमि संबंधित आधिकारिक तथ्यों को आपने प्रस्तुत करा है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, यूपी हिस्ट्री कांग्रेस, कैलकाटा हिस्टोरिकल सोसाइटी व बिहार हिस्टोरिकल सोसाइटी के आप सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इस अवस्था में भाई साहब हम सबके लिए लेकर आए हैं, स्वयं आए हैं कि आने वाला युवा, आने वाला जो भी शोध कर रहा है वो देश और समाज के लिए कैसे कर सकता है। अभी तो भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा, भविष्य में आगे भी हम भाई साहब से कुछ ऐसे बिंदु तैयार कराएंगे कि शोध के लिए कुछ बड़ा काम हो सके। कार्यक्रम की क्या प्रासंगिकता है, ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का हमारा पवित्र हेतु क्या है, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के अपने ब्रज प्रांत के प्रचार प्रमुख आदरणीय केशव जी से अनुरोध करूंगा वे आएं और हमको संक्षेप में ये बताएं
इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य, हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं, एक संक्षिप्त भूमिका के लिए मैं केशव जी को आमंत्रित करता हूं। जो आदरणीय बलदेव भाई साहब, डॉक्टर कृष्णचंद्र जी पांडे, अपने विशन जी, और आज के इस कार्यक्रम के जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था, ऐसे श्रोतागण जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूंगा। जो मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वैसे सब परिचित हैं उनसे, पर फिर भी श्रीमान मधुकर चतुर्वेदी जी, और अपने स्वदेश के आगरा और झांसी के संपादक के रूप में कार्य करते हैं। एक कुशल संगीतज्ञ भी हैं और कुशल वक्ता भी हैं। ऐसे ही अपने ब्रज प्रांत के प्रचार प्रमुख श्रीमान कीर्ति जी भी हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। सारा छोटी छोटी बातों का चिंतन करने के लिए कीर्ति जी पीछे बैठे हुए हैं, और थोड़ा देख लें लोग, खड़े आप खड़े हो जाए तो लोग देख लेंगे उनको, छोटे कद में छोटे हैं लेकिन खड़े होकर दिख जाएंगे। तो ऐसे सभी बंधुओं को बड़ा छोटी छोटी चीज़ें वो देखने वाले ऐसी चिंता चर्चा कर रहे हैं। तो कार्यक्रम ऐसा साहित्य उत्सव के नाम से यह कार्यक्रम काफ़ी दिन से सोच रहे थे, और संघ अपना समाज में दिशा देने का कुछ न कुछ काम करता रहता है। समाज एक शक्ति के रूप में और राष्ट्र के उत्थान में सहायक होने के लिए एक साथ खड़ा हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार से संघ कार्यक्रम करता रहता है ना। यह ब्रज साहित्य उत्सव ऐसे साहित्यकार कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य जो हम पढ़ते हैं, साहित्य उससे वैसा ही व्यक्ति के मनोभाव बनता है। साहित्य या इतिहास भी है, आज का विषय जैसा है, इतिहास का पुनर्लेखन विषय है। इतिहास जो सामर्थ्यवान होता है वो लिखवाता है, अपने अनुकूल लिखवाता है। उसमें कुछ बातें छिपाई जाती हैं, कुछ बातें बढ़ाकर लिखी जाती हैं। तो यह देश का जो साहित्य का, जो देश का इतिहास का जो लेखन है, यह पुनर्लेखन क्यों होना चाहिए, यह आज चर्चा का सत्र भी है, चर्चा का विषय भी है। और मैंने कहा आपको याद होगा कि पहले आपके घर पत्र आते थे, तो मुझे स्वयं याद है, हम 5-6 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे। तो हम जिसके हाथ में पत्र पहले पड़ जाता था वो पूरे पत्र को आराम से पढ़ता था और फिर किसी और को देता था। लड़ाइयाँ होती थी पहले मैं, लेकिन डाकिया ने जिसको दे दिया। इतना महत्व है इस पत्र का, आप सबको याद होगा। अभी कोई 20 साल में पत्र का लेखन भी बंद हुआ है, लिखना छोड़ दिया लोगों ने। पत्र लिखते कैसे ये पता नहीं है, और अत्र कुशलम तत्रास्तु ऐसे पत्र लिखे जाते थे, और एक एक छोटी छोटी बात को 2-2 बार पढ़ते थे कि भाई कैसे अब भावार्थ क्या निकल रहा है। तो यानी साहित्य को पढ़ना समाज ने छोड़ा है, कम किया है। तो साहित्य को पुनः पढ़ना प्रारंभ करें, साहित्य से कुछ ग्रहण करना प्रारंभ करें। इसलिए विभिन्न आयामों के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से यह साहित्य उत्सव हमने किया है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कुछ नीतियां हैं, जैसे इतिहास बताया गया, या कुछ नीतियां बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद वामपंथी लोग देश पर हावी हुए, थिंक टैंक नाम से वो जाने जाने लगे। तो उनका जो कार्यक्षेत्र था अधिकांश ट्रेड यूनियन का था। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, ट्रेड यूनियन में अपने मालिक को यानी अपने नियोक्ता को मोटी मोटी गाली देनी होती है, तब वो नेता ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब उद्योगपति गाली भी देंगे, उद्योगपति से आप कमाएंगे भी, पारिश्रमिक भी लेंगे, लेकिन उसे गाली भी देंगे अधिक अधिकार लेने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे देश में से उद्योगपतियों के खिलाफ सारा लामबंदी हो गई। भाई उद्योगपति इस देश को रोजगार दे रहा है, उद्योग धंधे दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो वामपंथी इतिहास, वामपंथी सोच सब जगह एक तरह से हावी हुई। इस कारण से देश का ऐसा वातावरण बना। तो मैंने कहा ना, इतिहास जैसा हमने पढ़ा, ऐसी लोगों ने उसको स्वीकार किया और गुलामी मानसिकता में हम लोग जिए। धीरे धीरे करके आवरण हट रहा है। तो आज ये साहित्य उत्सव का रखने का उद्देश्य यही था कि समाज को अच्छी दिशा मिले। और अपने आदरणीय जो मंच पर स्थित है, मैं छोटा सा एक परिचय और ही दूंगा।
आदरणीय बलदेव भाई साहब से कल रात को चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने अपने परिचय दूसरे प्रकार का भी दिया। जो संघ से संबंधित लोग हैं वे जानते हैं कि संघ के कुछ संघ शिक्षा वर्ग होते हैं। तो भाई साहब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष किया। तो तृतीय वर्ष जब करने नागपुर जाते हैं, वो नागपुर में लगता है। तो नागपुर गए, तो नागपुर में जब 30 दिन बाद, संभवतः उस समय शायद 35 दिन की होती होगी, तो 35 या 30 दिन बाद जब अंत में परीक्षा होती है, तो लिखित परीक्षा होती है और एक मौखिक परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल, मतलब आपने 30-35 दिन में अपनी डायरी में क्या लिखा, ये डायरियां चेक की जाती हैं। जो भी चर्चा प्रवर्तक होते हैं या परीक्षक होते हैं, वो डायरी चेक करते हैं। आदरणीय बलदेव भाई साहब के जब लिखित परीक्षा तो हो गई और डायरी मांगी, तो आपने बोले डायरी तो मैंने बनाई नहीं है। बोले डायरी नहीं बनाई तो तुम्हारी ओटीसी बेकार। तो बलदेव भाई साहब ने कहा कि ये स्वयं उन्होंने कल बताया, तो बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आपको जो पूछना मैं बता सकता हूं, मेरे सब इसमें लिखा हुआ है, डायरी में लिखा हुआ। ऐसे प्रतिभावान बंधु हमारे बीच में है, ये छोटी बात नहीं है। और मेरे एक आग्रह पर भाई साहब ने निवेदन मेरा स्वीकार किया। मैं इसके लिए, हालांकि मुझे औपचारिक रूप से धन्यवाद अधिकार तो विश्व संवाद केंद्र को ही है, फिर भी प्राचार्य प्रमुख के नाते। और डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे जी अपने आगरा में महानगर प्रचारक भी रहे और वर्तमान में कैथल विश्वविद्यालय जैसे परिचय दिया उन्होंने। ऐसे बिशन जी भाई साहब हैं, इतिहासकार अच्छे रहे। ऐसे आज का सत्र कोई बहुत बड़े ऑडियंस की हमारी रचना, हमारी सोच नहीं थी। ना तो वक्ता इस सोच में आए थे कि बहुत बड़े ऑडियंस बैठा होगा, और ना ऑडियंस इस सोच में आए कि हम बहुत सारी गैदरिंग के साथ बैठे होंगे। लेकिन ये इस साहित्य उत्सव का जो असर समाज में जाएगा वह व्यापक होगा, पूरे प्रांत में जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरे तन्मयता से सुनेंगे, करेंगे, तो हमारा ये सफल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी भाई साहब। चर्चा को अब प्रारंभ करते हैं। अपनी ब्रज संवाद जागरण पत्रिका, उसके संपादक आदरणीय विजय कुमार गोयल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और आज के सत्र के बारे में बताते हुए और चर्चा को प्रारंभ करें। अभी पीछे एक बहन ने मेरे से ये जिक्र करा, क्या साहित्योत्सव भारत की देन है या भारत से लिट फेस्टिवल ये अंग्रेजों ने शुरू कराया? इस पर एक चर्चा हम कर सकते थे अलग से, अच्छा विषय है, पर मैं उसको ध्यान में दिला दूं, साहित्योत्सव की जो परंपरा है वो भारत की ही परंपरा है। शौनकादिक ऋषियों के साथ में नारद जी का जो संवाद हुआ था, श्रीमद् भागवत को अगर आप देखेंगे, आनंद वन क्षेत्र में लगभग 17 दिनों तक, उस जमाने में 17 दिन कुछ ज्यादा होते थे, तो वो एक साहित्य उत्सव हुआ था। दूसरा, महाभारत में भी एक साहित्य उत्सव हुआ था, उसमें आप विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ेंगे तो वो विष्णु सहस्त्रनाम अपना पूरा साहित्य उत्सव ही है, वैशंपायो वाचो से लेकर। और एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आया था महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, जब नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका 70,000 ऋषियों के साथ में संवाद हुआ था, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय। जब हम लोग मंथन करेंगे ना, तभी भारत के भाग्य का निर्णय होगा। आप गूगल पे भी देखेंगे, आपको मिलेगी जानकारी। आदरणीय विजय कुमार गोयल जी से अनुरोध है, भाई साहब शुरू करिए। नमस्कार, चल रहा है? हेलो हेलो। हाँ, भारत एक प्राचीन देश है। हमारे देश की हजारों साल पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है। हमारे देश में हजारों वर्ष से हर क्षेत्र में, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे शिल्प निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हमने पूरे संसार को एक रास्ता दिखाया है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, इतिहासकारों ने इतिहास में आधी अधूरी सूचनाएं हमको दी। हमको ये तो बताया गया कि अकबर महान था, अकबर के समय में सुलह कुल की स्थापना हुई, अकबर के समय में उनके मंत्रिमंडल में जो उनके नवरत्न थे वो तरह तरह की बहुत सारी विशेषताएं रखते, उनके ज्ञान की विशेषताएं थीं। लेकिन हमारे देश में, हमारे इसी भारतवर्ष में बराह मेहरी जैसे, बाणभट्ट जैसे ऐसे ऐसे विद्वान हमारे देश में रहे हैं।
700 चीज़ों की, ऐसी चीज़ों का मार्गदर्शन दिया है जो कि अकबर या दूसरे लोग दे ही नहीं सकते। आर्यभट्ट के टाइम से हमारे देश में अंतरिक्ष में कितना योगदान हुआ, लेकिन वो सब हमको नहीं बताया गया। हमको जो इतिहासकारों ने आधा अधूरा तोड़ मरोड़ कर ज्ञान प्रस्तुत किया, वही हमारी नई पीढ़ी को पढ़ने और देखने सुनने को मिला। बाद में हमको ये भी बताया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमें बिना खड़क बिना ढाल के स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जबकि हम सब जानते हैं स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुई। हमारे देश के सैकड़ों नहीं हजारों लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बारे में कोई बहुत उल्लेख नहीं हुआ। हमारे देश के प्राचीन वेद, उपनिषद, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया। केवल हमें गुलामी की मानसिकता के इतिहास का अवलोकन कराया गया। हमारा गौरवशाली इतिहास हमें पूरी तरह से परिचित नहीं कराया गया। अब वर्तमान में कुछ समय से हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़कर कुछ कदम उठा रही हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सराहनीय प्रयास है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अनायास ही ये प्रश्न आता है कि इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर क्या ये एक ऐसा उचित समय आ गया है जब हम इतिहास के पुनर्लेखन की बात कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में मेरे साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय भूषण बाबू सक्सेना जी, इनका बहुत अच्छा अनुभव और जैसा भी बताया बहुत सारी पुस्तकें और सबका प्रकाशन भी इनका हुआ है। तो मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इतिहास पुनर्लेखन की का ये उचित समय है क्या? सर्वप्रथम मैं आयोजकों को इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलपति शर्मा जी और केतन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पांडे जी और सभागार में उपस्थित राष्ट्रभावी सभी विज्ञजनों को मेरा विनम्र अभिवादन प्रणाम। मुझे अवसर दिया यहाँ अपनी बात कहने का विश्व संवाद केंद्र के अंतर्गत इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास बहुत ही सार्थक प्रयास मैं समझता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि साहित्य उर्दू का हो, भाषा का हो, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, फारसी, अरबी, किसी का भी साहित्य, साहित्य के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृति के बिना समाज नहीं, समाज का प्रारूप नहीं। जब साहित्य समाज का दर्पण है तो इतिहास के लिए वह प्रवाह केंद्र है, और उस प्रवाह केंद्र में साहित्य के प्रत्येक अंग से एक अन्वेषक और शोधार्थी सत्य दिशा में अगर कार्य करता है तभी वो इतिहासकार है, अन्यथा वो स्वघोषित इतिहासकार है, अपने आप को वो घोषित करता है। ये पीड़ा रही आजादी के बाद से नहीं बल्कि उससे पूर्व की पीड़ा है। आजादी के बाद की पीड़ा तो शिक्षण संस्थानों में
उस इतिहास को पढ़ाने की बात है जो लॉपसाइडेड है, जो एक पक्षीय है, या जिसमें पूरी तरह से तथ्यों का दमन किया गया है। और इसलिए इतिहास ऐसा लगता है कि बंधक इतिहास, ऐसा लगता है कि जिस पर आरोपित इतिहास हमने पढ़ा और पढ़ाया। आपने प्रश्न किया कि क्या आवश्यकता है इतिहास के पुनर्लेखन की, क्यों आवश्यकता है? इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब इतिहास के तथ्यों को इतिहास में साक्ष्य नहीं, न्यायालय में साक्ष्य चलता है। इतिहास में तथ्य और सत्य चलता है। तथ्य और सत्य नहीं है तो इतिहास नहीं है। इसलिए जब तथ्यों का दमन होता है, अगर 10 साक्ष्य हैं उसमें से 2 साक्ष्यों के आधार पर कोई नैरेटिव क्रिएट किया जाए, कोई असत्य अवधारणा स्थापित की जाए और वो असत्य अवधारणा संस्कृति पर देश की आरोपित हो जाए, आरोहित हो जाए, तब फिर इतिहास का लेखन, पुनर्लेखन आवश्यक हो जाता है। तो तथ्यों के साथ छेड़खानी होगी, तथ्यों के साथ दमन होगा, तो इतिहास का पुनर्लेखन होगा, परितुलन होगा, कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी, विश्लेषण होगा, व्याख्या होगी। तो व्यक्तिगत सापेक्ष अवधारणाएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा वामपंथी ने स्थापित किया। तब इतिहास का पुनर्लेखन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में इतिहास का पुनर्लेखन तब होता है और तब होना अनिवार्य हो जाता है जब किसी देश की संस्कृति की अस्मिता, उसके मूल्यों का दमन और प्रहार उस पर होता है, तब आवश्यक हो जाता है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन इतिहास वर्तमान में बहुत से विषय पर आवश्यक है। ये तो हमारा ब्रज क्षेत्र, जब हम इस ब्रज क्षेत्र के ब्रज भाषा के साहित्य की का मंथन करते हैं तो हमें वह सामग्री मिलती है इतिहासकार को जो वृंदावन के मंदिरों में पांडुलिपियों के रूप में मौजूद है और जहां तक इतिहासकार अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सुरक्षित सामग्री जब बात की जाती है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर वो ऐसा कालखंड कब आया, कैसे आया, जब यहाँ पर गोकुल उत्पन्न हुआ, राजा गोकुल, बाद में सूरजबल, ये एकदम से नहीं पैदा हुए, ये पूरी श्रृंखला, ये उतना संपन्न क्षेत्र है हमारा ब्रज क्षेत्र, जहाँ पर किस ब्रज भाषा के साहित्य की पूर्ण अपेक्षा इतिहासकारों ने की है। और अगर समर्पित भाव से शोध और अन्वेषण किया जाए तो एक लगातार एक परंपरा उस प्रतिरोध की मिलेगी इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें कि चाहे वो 1206 से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बड़े दो नाम में गिनाना चाहूंगा, खिलजी, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद अकबर,
औरंगजेब, 4 बड़े शासकों के, ये दिल्ली के शासक थे। वृंदावन और मथुरा के नाम बदले गए। नाम बदल देने के बाद वे मथुरा और वृंदावन के वह फारसी नामों को वृंदावन के और मथुरा की सशक्त उस काल की जनमानस ने स्वीकार नहीं किया। नेता तो बाद में पैदा हुए, गोकुल और सूरजमाला आदि आदि बहुत सारे, मैं नाम गिनाऊं, समय नहीं है संगोष्ठी में, तो बहुत समय लग जाएगा। इस क्षेत्र के एक लगातार वो जनमानस, जो जनमानस केवल कृषक था, जिसके हाथ में केवल खेती का प्रयोग, वह यकायक अपने में तब्दील, शब्द इस्तेमाल करूंगा, परिवर्तित हो जाता है और लगातार संघर्ष करता है लाठियों से, हथियार से, जो भी संसाधन उसके पास है। आज तक बहुत सारे नाम बदले गए। दिल्ली में तो तमाम नाम सड़कों के अभी भी बाबर, अकबर, हुमायूं रोड, लोधी रोड मौजूद हैं, लेकिन वृंदावन और मथुरा के नाम फारसी के शब्दों के दूसरे दिन से ही आज तक हमें तो मालूम भी नहीं है कौन से नाम, जनमानस को मालूम नहीं, और वो फारसी नाम। ये सशक्ति, ये संबल, ये समर्पण, ये प्रतिरोध इस ब्रज धर्म के जनमानस का, इसको निकालिए, इसको शोध कीजिए। इसलिए आवश्यक है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब ने बड़ी बहुत ही अच्छी बात कही है और हम सबको अंदर तक झकझोरती है कि दिल्ली में अभी भी जो बर्बर आक्रांता थे, मुगल शासनकाल के, उनके नाम पर रोडों के नाम। पांडे जी भाई साहब, मैं आपसे इस विषय पर थोड़ा और आगे चर्चा दोबारा चाहूँगा कि इतिहास पुनर्लेखन में जो बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं, उनमें से एक बात, इस बात का भी बहुत महत्व होता है। विषय जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इतिहास का पुनर्लेखन क्यों होना चाहिए, तो लंबा विषय है और इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमको कुछ मूलभूत चीज़ों पर हमको विचार करना पड़ेगा। और हम सब लोग सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं उस विषय पर, और उसके आधार पर हमको लगता है कि आज की परिस्थिति जो वैश्विक परिदृश्य में आज दिख रहा है, भारत के बारे में हम थोड़ी चिंतन अगर करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तो हमारे ध्यान में कुछ और बात आती है। क्योंकि इतिहास के जब पुनर्लेखन की बात आती है तो पुनर्लेखन किस लिए, क्यों आवश्यक है, इस पर भी थोड़ी सी हमको चर्चा करनी चाहिए। इतिहास जब है तो पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है, इसका मतलब वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है और वो गड़बड़ हुआ क्यों, तो थोड़ा सा उसके हमको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे तब तक हम आगे के इतिहास को, पुनर्लेखन की चर्चा को ठीक दिशा में हम कैसे ले जाएंगे, वो क्या लिखना है, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी हमको चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते से कुछ मूलभूत बातों की ओर थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया इस नाम से था। जब ये विश्व गुरु, तो हमने नहीं कहा, ये दुनिया के लोगों ने कहा। जब दुनिया के लोगों ने ये बात कही तो इसका मतलब कुछ था, और वो आज दिखता नहीं है, चाहे वो हमारे पाठ्यक्रम में हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में हो, चाहे साहित्यिक ग्रंथों में हो, वो आज दिखता नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वो गड़बड़ क्या हुआ, हम जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे
तो ध्यान में आएगा कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में आने का क्या था? वो कोई भारत को समृद्ध बनाने के लिए नहीं आए थे, भारत को कोई शिक्षित बनाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि भारत पहले से भी शुरू था, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र यहाँ पर थे, समृद्धि में भारत दुनिया में अग्रगण्य था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाता था। तो फिर वो आए किस लिए थे? वो यहाँ ईसाइयत का प्रचार करने आए, और ईसाइयत का प्रचार करने के लिए उन्होंने पहले तो व्यापार का माध्यम बनाया, व्यापारिक बनकर आए, और तो लंबे कालखंड के बाद भी वो यहाँ पर ईसाई किसी को बना नहीं पाए, क्योंकि यहाँ की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, उसमें उनकी दाल नहीं गई। फिर चिंतन हुआ, विचार हुआ, और उसमें से फिर एक नई चीज ध्यान में आई कि भारत का जो इतना मजबूत ताना बाना है, इसको कैसे ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जब तक उस ताने बाने को ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम जिस उद्देश्य से भारत में आए हैं वो पूरा नहीं होगा। 1811 में एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रारंभ किया संस्कृत के अध्ययन के लिए, और वहां पर उन्होंने एक बोर्डन, कर्नल बोर्डन थे वो उनका नाम, उन्होंने बोर्डन चेयर स्थापित की, और मोनियर विलियम उसको उस चेयर का अध्यक्ष बनाया। उसका उनका उद्देश्य क्या था, मैं थोड़ा सा इसलिए इंगित करा रहा हूं इसमें। मोनियर विलियम ने, जिसने संस्कृत और इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखी है, हम दोनों जानते हैं, मोनियर विलियम शब्दकोश के विषय को उसको आधार लेकर के आज दुनिया भर की संस्कृत अंग्रेजी बहुत बड़ा काम किया मोनियर विलियम ने, और बड़ा ही वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो उस पर ध्यान नहीं जा सकता है। उनका उद्देश्य था, बोर्डन ने जो बात कही, जो उसकी मंशा थी, मोनियर विलियम ने उसमें अपनी डिक्शनरी के भूमिका में उसकी चर्चा की है। उसका उद्देश्य था कि बाइबल का, ईसाई के ग्रंथ बाइबल का संस्कृत में अनुवाद किया जाए, ताकि उसको भारत में, भारत के लोगों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने का के काम में उसको लगाया जाए, और उसको अंग्रेजों को इस काम में लगाने की योजना, इस उद्देश्य को लेकर के वो बोर्डिंग चेयर स्थापित हुई, और उसमें मोनियर विलियम को रखा गया। उसके बाद एक दूसरा काम और हुआ, जो अंग्रेजों के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक नाम आता है, जिसका नाम है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को हम सब जानते हैं, संस्कृत जगत में उसका एक बहुत बड़ा नाम है सारी दुनिया में, और हमारे लोग भी कहते हैं कि मैक्स मुलर ने बहुत बड़ा काम किया है, सारी दुनिया में संस्कृत को भेजा है, संस्कृत को भेजा है, मैंने भारतीय संस्कृति को भेजा है, ऐसा मैक्स मुलर के बारे में कहा जाता है। लेकिन मैक्स मुलर का सोच क्या था, और मैक्स मुलर को किस टूल के रूप में अंग्रेजों ने उपयोग किया, इसकी गहराई में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो टूल के रूप में मैक्स मुलर को अंग्रेजों ने उपयोग किया। 1846 में मैक्स मुलर जर्मन से इंग्लैंड आकर बस जाता है। 1854 में उसकी भेंट होती है मैकॉले से, और मैकॉले ने वेदों के अनुवाद के लिए, चूंकि उसने वेदों में पीएचडी की थी, वेदों के अनुवाद के लिए मैक्स मुलर को रखा जाता है। और उस अनुवाद के पीछे की जो मंशा है कि वेदों के अर्थ को कैसे विकृत किया जाए, वेदों की विकृत व्याख्या की जाए, ताकि वेदों के प्रति जो श्रद्धा है भारत की, जो भारत का मूल है, भारतीय संस्कृति का आधार है, उसको कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जाए। ये एक
मंशा मैक्स मूलर की थी और उसको नियुक्त किया गया अंग्रेजों ने। और तीसरा एक काम इतिहास के रूप में जो और वो किया जेम्स मिल। जेम्स मिल एक इतिहासकार जो कभी भारत नहीं आया, वो खुद लिखता है मैं कभी भारत नहीं आया, उसको नियुक्त किया गया भारत के इतिहास को कैसे विकृत किया जाए, जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको विकृत रूप में कैसे लिखा जाए। और वो दृष्टि कहां से थी? वो दृष्टि कोई भारतीय दृष्टि थी नहीं, क्योंकि वो भारत में कभी आया नहीं। यूरोपीय दृष्टि से यूरोप का इतिहास कितना पुराना है ये हम सब जानते हैं। 16वीं शताब्दी से पूर्व वहां शिक्षा का कोई इतिहास नहीं था। बाकी जिस प्रकार का इतिहास था वो हम सब लोग जानते हैं। तो जेम्स मिल को इतिहास लेखन के लिए नियुक्त किया गया और इन दोनों के कामों को, जेम्स मिल और मैक्स मूलर के काम को मैकॉले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंग के रूप में स्थापित किया। और वो शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं कि यहां की जो परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था थी जो हजारों वर्षों से चल रही थी, वो पूरा ढांचा वो समाप्त किया गया। और वो समाप्त करना कोई इतना आसान तो था नहीं, एक दो दिन का काम नहीं था, वो लंबी प्रक्रिया थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहां कोई भी शासक शासन करना चाहता है तो उसका मूल उद्देश्य पहले यही होता है कि वहां के समाज को कैसे हीन बनाया जाए, कैसे स्वाभिमान शून्य बनाया जाए। क्योंकि अगर उसमें स्वाभिमान बना रहेगा तो वो कभी भी उठकर खड़ा हो सकता है। तो स्वाभिमान शून्य बनाने के लिए यह बहुत बड़ा माध्यम था कि वहां के इतिहास को, वहां की संस्कृति को वहां के लोगों से मिटा दिया जाए, भुला दिया जाए और नए अपने हिसाब से एक नया ढांचा खड़ा किया जाए ताकि हम लंबे समय तक शासन करते रहें। और उसके बाद उन्होंने अपने मन के हिसाब से यहाँ के सारी व्यवस्थाओं को स्थापित किया। उसी में इतिहास लेखन का काम भी एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और उस इतिहास लेखन के उस काम में आजादी के बाद, क्योंकि मैंने कहा जो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा, इतिहास के लिए तथ्य चाहिए, सत्य होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। और सत्य और तथ्य ये एविडेंस हमको कहां मिलेंगे? ये कहीं ना कहीं ग्रंथों में मिलेंगे या आगे पीछे के इतिहास में जाएंगे। तो मैंने कहा जैसे जेम्स मिल ने जिस इतिहास को जहां से शुरू किया, उन्हीं तथ्यों के, उन्हीं के आधार पर वामपंथियों ने जो भारत का इतिहास लिखा या भारत के जो इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखा, उनको आधार मान करके भारत का इतिहास लिखा गया। और भारत के इतिहास को एक सीमा में बांध दिया गया। एक सीमा में जब हम उनको बांध देते हैं तो फिर अपनी प्राचीन परंपराएं हम स्वतः ही भूल जाते हैं। हमारा इतिहास कोई 500 साल 600 साल पुराना नहीं है, 1000 साल पुराना नहीं है, 20 हजारों साल पुरानी परंपरा है। अगर बहुत पीछे ना जाए तो कम से कम महाभारत एक 5000 साल पुराना तो हम उसको लिखित इतिहास हमारे सामने प्रमाण के रूप में है। क्या हम 1000 साल तक 1500 साल तक समेट कर रह सकते हैं क्या? उसका उद्देश्य समाज को कैसे स्वाभिमान शून्य बनाया जाए ताकि हम लंबे समय तक इस देश पे शासन करते रहें। दूसरी बात, इतिहास को केवल राजाओं के संघर्ष के रूप में रखा गया। बस 2 मिनट लूंगा और मुझे लगता है कि संघर्ष के रूप में क्या केवल इतिहास यही इतिहास होता है? भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं किसी भी राष्ट्र की, मैं भारत की बात है, इतिहास तो सारी दुनिया का अलग अलग रहा है, सबका रहा है। विश्व का इतिहास हम देखेंगे तो सांस्कृतिक इतिहास भी कुछ होता है कहीं का, राजनीतिक इतिहास भी होता है, सामाजिक इतिहास भी होता है, आर्थिक इतिहास भी होता है। क्या उन इतिहासों की चर्चा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, इतिहास के ग्रंथों में नहीं होनी चाहिए? उनको जानबूझकर छुपाया गया, उनको इतिहास से अलग रखा गया, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो फिर भारत के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में आर्थिक इतिहास क्या था, सामाजिक इतिहास क्या था, शिक्षा का इतिहास क्या था? भारत का शिक्षा का इतिहास इतना सुदृढ़ था, अगर इसकी चर्चा दुनिया में होगी तो 16वीं शताब्दी से पहले दुनिया शून्य थी।
यूरोप में शिक्षा के नाम पर केवल चर्च में कुछ विद्यालय चलते थे जहां केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी, और जिस समय भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। आज से 3000 साल पुराना तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, जिसमें 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद थी, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा में, सारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। फिर उनकी चर्चा भी करनी पड़ती उनको, फिर उनका क्या होता। इसलिए उनकी चर्चा इतिहास में नहीं, इतिहास में केवल राजाओं के इतिहास, संघर्ष की चर्चा, इसकी चर्चा हुई। परंतु आज जो समय है, आज समय है हमको अपने गौरव को याद करने का। इसलिए जो अभी प्रश्न पूछा गया कि आवश्यकता क्या है, जो हमने विषय रखा है आज का, लिखने की आवश्यकता क्या है, अपने समाज को हम कैसे अपने गौरवपूर्ण अतीत से परिचित करा सकें। जब तक हम अपने समाज को उस गौरवपूर्ण अतीत से परिचय नहीं कराएंगे, समाज स्वाभिमान से खड़ा नहीं होगा। समाज में स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है कि अपने इतिहास को हम अपने हिसाब से, यानी भारतीय इतिहास को भारतीय चिंतन के आधार पर, अभारतीय पश्चिम के चिंतन के आधार पर नहीं। अभी तक पश्चिम के चिंतन के आधार पर हमने इतिहास पढ़ा। भारत का चिंतन, भारत का इतिहास भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीयता के आधार पर हो, और वो समाज में सामने आए, आगे आने वाली पीढ़ी के सामने आए। इसलिए आवश्यक है इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। धन्यवाद पांडे जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जेम्स मिल ने स्वाभिमान शून्य भारतीय जनमानस को बनाने की चेष्टा की। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हम सब जानते हैं, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, सन 1857 में जब हमारे देश में अंग्रेजों का बहुत बुरी तरह उनके साथ संघर्ष हुआ और उनको बहुत पराजित किया गया, तब बाद में आगे वाइसराय ने वहां विक्टोरिया रानी को एक पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की जनता को, भारत की जनता को, भारत के जनमानस को अगर हमें अपने कब्जे में, अपने काबू में करना है, तो इनकी शिक्षा पद्धति को, चूंकि ये गुरुकुल से पढ़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी भावनाओं को बदलना उतना आसान नहीं है। इससे इनकी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। उसी समय जो, जैसे भाई साहब ने कहा, जेम्स मिल और बाकी दूसरे लोगों ने मिलकर के, मैक्स मुलर ने मिलकर के मैकाले को यहां भेजा, और मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहा, जिसमें कि यहाँ की मानसिकता, यहाँ के नागरिकों की मानसिकता एक बाबू बन के रहने की, एक गुलाम बन के रहने की पैदा हो। यह बड़ा दुर्भाग्य था। निश्चित तौर पर उस समय शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा भैया ने जिक्र किया, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक ऐसे विश्वविद्यालय थे, अनेकों ऐसे गुरुकुल थे, जहां से बच्चे सीखकर इतना राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लेकर चलते थे कि अंग्रेज क्या, सैकड़ों अंग्रेज अगर ऐसे आते तो भी उनको पराजित कर सकते थे। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी बात आ रही है, पंडित जी भाई साहब ने भी कहा कि इस इतिहास में कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो कि गैर आवश्यक है, जो आवश्यक है वो डाली नहीं गई, और गैर आवश्यक है वो डाल दी गई। उसके कारण से इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है। मैं बलदेव जी भाई साहब हमारे अग्रज हैं, बहुत पुराना अनुभव है भाई साहब का, आपसे आग्रह करूंगा भाई साहब कि इस आवश्यकता का क्या हमारे पास अब इस समय उचित समय है, हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजित आदरणीय भीषण जी, प्रोफेसर कृष्णचंद्र पांडे जी, विजय जी, केशव जी, श्रीमान हरिशंकर जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और पत्रकार मित्रों, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दोनों वक्ताओं ने आपके सामने रखी हैं, और उस चर्चा से एक दृष्टि इतिहास को लेकर स्पष्ट होती है। कई लोगों को लग सकता है कि ये तो साहित्य महोत्सव है,
इससे इतिहास का क्या लेना देना? आप सब प्रबुद्ध जन हैं, हमको जैसे मधुकर जी बता रहे थे कि भारत में चिंतन और मंथन की परंपरा बहुत प्राचीन है, ऋषि काल से है। तो मित्रों, ये जो दौर है, ये तटस्थ भाव से जीवन जीने का दौर नहीं है। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, शादी ब्याह करो, बच्चों का पालन पोषण करो, उनको बड़ी नौकरियां दिलवाओ, जितनी सामर्थ्य है उतना पैसा कमाओ, सुख सुविधा से रहो और विदा हो जाओ। केवल इतना भर जीवन नहीं है। जीवन की दृष्टि का विकास चिंतन मनन से होता है। दिनकर ने लिखा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब सब प्रकार से भारतीयता को विच्छिन्न करने का प्रयास हो रहा हो बौद्धिक स्तर पर, और हम अपने में मगन रहे, ये नहीं चलेगा। तो साहित्य का अर्थ मित्रों केवल उपन्यास, कहानी, कविता, यात्रा, वृतांत ये नहीं है। इतिहास भी साहित्य का हिस्सा है। साहित्य बड़ी व्यापक दृष्टि है। पत्रकारिता भी साहित्य का हिस्सा है। और इसलिए साहित्य की जो व्यापक दृष्टि है, जैसे संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, कीरत बनति भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। साहित्य संपत्ति और कीर्ति ये गंगा की तरह प्रवाहमान होकर लोक कल्याणकारी बने, ये साहित्य की सही दृष्टि है। और इतिहास साहित्य का हिस्सा है। इतिहास कोई आंकड़े भर नहीं है, कोई राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। इतिहास किसी भी राष्ट्र की अस्मिता को पहचान दिलाने वाला तत्व है। हम जब भारत की बात करते हैं तो राष्ट्र की अस्मिता क्या है? हमको तो सब वही पढ़ाया लिखाया गया बचपन से किताबों में, शिक्षा में, कि भारत तो दकियानुसी, पिछड़ा हुआ और सब प्रकार से पद दलित देश है। यहां के अखबार में से कुछ इस अभियान में लगे रहते हैं। भारत में गर्व करने लायक क्या है? हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसकी पहचान कौन कराएगा? इतिहास कराता है। मुझे याद है 1984 का शायद ये प्रसंग है, किस प्रकार से बौद्धिक छल करके हमें, हमारे बच्चों को भारत और भारतीयता, भारतीय मूल्य, भारतीय महापुरुष, इस सब के बारे में ऐसी बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं जो भारतीय जनमानस को आत्महीनता के गर्त में धकेलता है। इतिहास का अर्थ है उस आत्महीनता के गर्त से निकालकर एक स्वाभिमान से भरा पूरा समाज निर्माण है। ये इतिहास का काम। लेकिन यहां कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं।
अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी में जो पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, आप देखिए कितना शोरगुल उस पर हो रहा है। 1984 की शायद बात है, तो मराठी का प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र श्री साप्ताहिक, उसमें एक बड़ी स्टोरी निकली कि खाड़ी देशों में किस प्रकार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के अवशेष, बड़ा विस्तृत विवरण, भारतीय संस्कृति वहां कैसे पहुंची, हिंदू धर्म वहां कैसे पहुंचा, उसने मानवीयता का किस प्रकार परिष्कार वहां किया। लेकिन जब वो लेख छपा तो श्री साप्ताहिक के खिलाफ कुछ लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में केस दायर किया। ये गलत है, इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। खाड़ी देश तो मुस्लिम देश है, वहां आप हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, भारतीयता के चीजों को प्रस्तुत करेंगे तो उनको आघात पहुंच रहा है। मामला चला और अंत में जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसका सार ये था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण इतिहास के सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में वो तत्व, वो मूल्य जो भारतीयता का परिचायक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, जैसे मैंने कहा कि इतिहास केवल आंकड़े नहीं है, कथा कहानी नहीं है, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब इतिहास का हिस्सा है। हमको क्या कहा जाता है, मैं 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमको कहा जाता है कि अतीत की बातें, जब हम कहते हैं ना भारत अतीत में विश्वगुरु था, भारत अतीत में सोने की चिड़िया था, अतीत की बातें मत करो, वर्तमान आगे की सोचो। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा छल हमारे साथ औपनिवेशिक काल में हुआ, और आज भी उसी औपनिवेशिक गुलाम मानसिकता के कारण बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी हमको यही सिखाने का प्रयास करते हैं अतीत की बात। क्यों? क्योंकि अतीत की बात करेंगे उसमें विवेकानंद आएंगे, अतीत की बात करेंगे उसमें नजरुल इस्लाम आएंगे, जिनकी एक एक कविता में भारतीयता फूट फूट कर, वाल्मीकि आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे। भारत में इस सब की जरूरत नहीं है। भारत में तो जो यूरोपीय मानसिक गुलामी की शिक्षा दी गई, इतिहास लिखा गया, वही सब चलना चाहिए। तो हमको तो कहते हैं अतीत की बातें नहीं करो, लेकिन जिन अंग्रेजों ने भारत को करीब 200 वर्षों तक बड़ा नहीं बना के रखा, मैं लंदन गया था तो वहां इंडिया हाउस जाते समय रास्ते में एक बड़ा विशाल परिसर पड़ा। मैंने पूछा साथ में हमारे मित्र की, ये क्या है? वही इंग्लैंड के। उन्होंने कहा कि ये यहाँ का प्राकृतिक संग्रहालय है। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या है? उतरे में उसका जो विशाल गेट था वो आ गया, कार चल रही थी, तो मैंने देखा कि उस पर लिखा है हिस्ट्री फॉर फ्यूचर। हमको तो कहते हो कि अतीत की बातें मत करो, और तुम अपनी संतानों को शिक्षित करने के लिए हिस्ट्री फॉर फ्यूचर के लिए एक संग्रहालय बनाते हो। तुम्हारे बच्चे जाने कि इंग्लैंड कैसा था, ब्रिटिश एम्पायर कैसा था, हिस्ट्री फॉर फ्यूचर, और हमको कहते हैं कि अतीत की बातें मत करो। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, आजादी का अमृत काल है ये। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव हो रहे हैं। इस समय हमको
भारत के बारे में सही तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। एक हमको इतिहास में सबसे बड़ा झूठ पढ़ाया जाता है बचपन से कि भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है। जिस देश के बच्चे मित्रों ये पढ़ेंगे कि तुम्हारे देश का इतिहास तो गुलामी का इतिहास है, उनमें देश के प्रति भक्ति भाव और स्वाभिमान का जागरण होगा क्या? गुलाम देश है, मरा गिरा देश है, हम उसके नागरिक हैं, तो फिर कैसा जीवन बनेगा? ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत के समाज में एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, एक क्षण के लिए। भारत का 1000 वर्षों का स्वाधीनता संग्राम आप देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान से लेकर, दाहिर से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक भारत के कोने कोने में देश की स्वाधीनता के लिए, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ का क्षेत्र हो, देश की स्वाधीनता के लिए प्राणों की बलि देने के लिए भारत के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं निरंतर आगे आते। जब अंग्रेज यहां आए, महाराजा रणजीत सिंह का कितना बड़ा राज्य अफगानिस्तान तक वो किसका था? वो भारत का था। खुदीराम बोस, एक 18 साल का नौजवान लड़का, देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेज अफसर को गोली मारते पकड़ा गया, उसको फांसी दी गई, और जब उसकी चिता जल के शांत हुई तो हजारों महिलाएं उस चिता की चुटकी भर राख लेने के लिए दौड़ पड़ी। तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि चुटकी भर राख का ताबीज बनाकर हम अपने बच्चे के गले में लटकाएंगे ताकि वो खुदीराम बोस की तरह देशभक्त हो। और आप कहते हैं भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन देश की स्वाधीनता के लिए लगा। अपनी मृत्यु के पहले तक 36 में से 35 किले वो मुगलों से जीत रहे। कहां पढ़ाया जाता है? अकबर को महान पढ़ाया जाता है, राणा प्रताप का इतिहास में कहीं नाम ही नहीं है। जिस राणा प्रताप के पराक्रमशील जीवन की प्रेरणा से वियतनाम, जिसने 3 दशक से ज्यादा अमेरिका से लोहा लिया, हो ची मिन्ह वहां का राष्ट्र नायक, उससे पूछा गया, वियतनाम तो इतना सा देश है, अमेरिका की शक्ति अपार है, आप कैसे जीते? ये दर्ज है दस्तावेजों में, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है। हमसे छुपाया जाता है। हो ची मिन्ह ने कहा कि भारत में महाराणा प्रताप नाम का एक वीर सेनानी हुआ, उसके युद्ध कौशल की प्रेरणा से मैंने वियतनाम की लड़ाई को लड़ा। और हम अकबर को महान कहते, महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते। हल्दी घाटी युद्ध को झूठ फैलाकर मुगलों की विजय बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा हिंदवी स्वराज्य खड़ा कर दिया उन्होंने, औरंगजेब पैर निकलता रहा कि कैसे छत्रपति की नाक में नकेल डालूं, और जब सारे उपाय व्यर्थ हो गए, खुद जीतने के लिए दक्षिण चला, लेकिन रास्ते में मर गया। छत्रपति शिवाजी की गौरव गाथा हम अपने बच्चों को भी पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य 300 वर्षों तक भारतीय गणराज्य परंपरा का दैदीप्यमान नक्षत्र है विजयनगर का। आप में से, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मन में सोचिए, आप में से कितनों ने विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना है? कहां पढ़ाया जाता है? ये सबसे बड़ा झूठ। भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है।
उसको बदलना। भारत का इतिहास गुलामी का नहीं मित्रों, भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास है। सुदूर नागालैंड में एक नागा राज परिवार की लड़की गाइडिंग यू 14 साल की अवस्था में मैदान में उतर गई अंग्रेजों के खिलाफ। अभी कुछ वर्षों पहले तक वो जीवित रही है, रानी गाइडिंग यू, गहरा तेजस्वी जीवन। हमने एनडीपी से उन पर एक हिंदी में पुस्तक प्रकाशित की, बहुत लिखी वो, लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, रानी गाइडिंग यू जनजातीय क्षेत्रों में टंटिया भील, बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, ये जनजातीय क्षेत्रों के लोग, संथाल विद्रोह, किसको पता है? भारतीय समाज की पराक्रमशीलता को जो इतिहास दर्शाता नहीं है, उसको बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए इस झूठ का परिष्कार करिए। भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, सतत संघर्ष का है। एक क्षण के लिए भी भारत ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। गुलामी के बंधनों को काटने के लिए सदा पूरा भारत तत्पर। दूसरा झूठ, हमारे एक बड़े पत्रकार देश में हुए, बड़ा नाम था, वो हमेशा कहा करते थे कि हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने हमको एक राष्ट्र की तरह रहना सिखाया। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, वो और उनकी तरह के तमाम बुद्धिजीवी जो कम्युनिस्टों ने तैयार किए, वो भारत को जानते ही नहीं है। हजारों साल पहले जब ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद को यूनेस्को मानव जाति की प्रथम पुस्तकों में से मानता है। उस ऋग्वेद में ऋषि ने घोषणा की हजारों साल पहले, वयम राष्ट्रे जागृयाम को, राष्ट्र की संकल्पना। मित्रों, तब अंग्रेजों के पुरखे भी नहीं पैदा हुए थे जब भारत में ऋषियों ने राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की। और आगे ऋषि लिखता है, भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वरविदः तपो दीक्षाम उपरिषन्ति दुर्ग्रे ततो राष्ट्रे बलम तेजस जायते। विश्व कल्याण के लिए, मानव जाति को समृद्ध बनाने के लिए भारत में राष्ट्र की संकल्पना। तब तो अंग्रेजों के पुरखे भी नहीं थे, और आप कहते हो कि अंग्रेजों ने हमको राष्ट्र की तरह रहना सिखाया। अंग्रेजों ने जिस नेशन और नेशनलिज्म का सहारा लिया, उसको जर्मनी के विद्वान फ्रिश्चे ने उसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। आज राष्ट्रवाद को लेकर इतनी उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, हमारे ऊपर थोपा जाता है राष्ट्रवाद सांप्रदायिक है। लेकिन मित्रों, फ्रिश्चे ने कहा वी आर एक्सक्लूसिव। और फ्रिश्चे ने जिस नेशन और नेशनलिज्म की अवधारणा ली, उस अवधारणा में से दुष्ट साम्राज्यवाद पैदा हुआ, जिसका सहारा लेकर अंग्रेजों ने दुनिया के छोटे छोटे अनेक देशों को निगल लिया, उनकी पहचान मिटा दी, मानवता का उत्पीड़न किया। इसी भारत देश में लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये राष्ट्रवाद उनका है, हमारा नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद है मानवता के कल्याण के लिए, मानवता को समृद्ध करने के लिए, सुख शांति सौहार्द के रास्ते पर विश्व को चलाने के लिए। ये भारत का राष्ट्र है, ये नेशन नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीयता है, भारत की अस्मिता है। और आप कहते हो कि अंग्रेजों ने हमको एक राष्ट्र की तरह, आपको पता ही नहीं है राष्ट्र क्या होता है, भारत क्या होता है। आपके दिमागों में जो औपनिवेशिक मानसिक गुलामी ठूस ठूस कर भर दी, अंग्रेजों के पिट्ठू हैं आप। अब भारत को आप
आत्महीनता के गर्त में धकेलना चाहते। इस झूठ को निवारण करने की आवश्यकता। भारत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है, और ये मैं नहीं कहता, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए, जानने की आदत डालिए। भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बलो। ये सूत्र इतिहास में से हमको निकालना पड़ेगा इस आजादी के अमृत काल। अंग्रेजों ने किस प्रकार के भ्रम हमारे समाज में इतिहास के नाम पर पैदा किए। आर्य द्रविड़ का संघर्ष, आर्य बाहर से आए। हम लोग ये पढ़े कि आर्य बाहर से आए कि जो थ्योरी अंग्रेजों ने दी और जिसे कम्युनिस्ट लिए घूम रहे हैं आज भी इस देश को तोड़ने के लिए, उस थ्योरी का बहुत प्रामाणिकता से निवारण खारिज कर दिया उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने। आर्य कहीं बाहर से नहीं। और अभी पिछले ही साल हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में पुरातत्व विभाग ने दुनिया भर की खुदाई की, उसमें से प्रमाण मिले हैं आज भारत की। भारत ने कभी दृश्य की तरह नहीं कहा वी आर एक्सक्लूसिव, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं। कर्मंतो विश्वमार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, वी आर इंक्लूसिव, सर्व समावेशी है भारत का चिंतन। इतिहास में इस सत्य को प्रतिष्ठित करने के बाद हमारे जिन लोगों ने देश की स्वाधीनता के लिए जीवन बलिदान कर दिया, आजकल सावरकर की बहुत चर्चा होती है, माफी मांगी। सावरकर के इतिहास को पढ़िए। सावरकर अग्निपुंज था। जो लोग जेलों में रहे 50 तरह की सुविधाएं होगी, लेकिन सावरकर को 5 पाउंड नारियल का तेल निकाला पड़ता था रोज, बैल की तरह गोलू में रखकर कोड़े पड़ते थे। 11 वर्ष सेल्युलर जेल में सावरकर ने बिताए। मैं उस सेल्युलर जेल को देखकर आया हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे सेल्युलर जेल की उस कोठरी को देखकर आइए जिसमें सावरकर रहते। सावरकर से कितनी दहशत खाती थी अंग्रेज, आपने तो माफी मांगी। अंग्रेज कितना डरता था सावरकर से। उस कोठरी के, बाकी सब कोठरियां सामान्य है दूसरी मंजिल पर, लेकिन सावरकर की कोठरी के आगे ऐसी मोटी मोटी लोहे की सलाखों की एक पूरी दीवार बना दी गई ताकि सावरकर को कोई मौका न मिले यहाँ से भागने का। सावरकर की कोठरी के सामने फांसी घर था, धरती पर दरवाजे में खड़े होकर फांसी घर देखता था। 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी, उसमें अभी भी प्रमाण थे। सावरकर को दहशत में रख दिया। सावरकर ने ऊधम सिंह, मदनलाल ढींगरा जैसे जांबाज पैदा किए अपनी प्रेरणा से, क्योंकि घर में उन दुष्ट अंग्रेज अफसरों को मार देने के लिए जिन्होंने भारत की नागरिकों की हत्या का अपराध किया। और जब मदनलाल ढींगरा को फांसी दी गई मित्रों, उनके शव को ले जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। अंग्रेज पुलिस इतनी चौकसी कर रही थी लंदन में। सावरकर थे जो रात भर जेल के बाहर डटे रहे और अंत में मदनलाल ढींगरा के शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया। ऐसी बहादुरी, ऐसी उत्कट राष्ट्रभक्ति की भावना किसमें है? हम अपने उन महापुरुषों को धिक्कारने का पाठ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। एक किताब लिखी रविचंद्र बाल, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, कम्युनिस्टों के बड़े माननीय हैं। और मैं तो साधारण सा पत्रकार था, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन बना, मुझसे पहले विपिन चंद्रा उसके चेयरमैन। उन्होंने एक किताब लिखी है, ए स्टडी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें लिखा हुआ है
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस प्रकार के अनेक लोग they were revolutionary terrorists। जिन लोगों ने अपने प्राणों की बलि देकर भारत की स्वाधीनता का मंदिर बनाया, उनको हम टेररिस्ट बोलते हैं। भारत के बच्चे उनसे प्रेरणा लेंगे? इन सब का परिष्कार करने की आवश्यकता और क्यों आवश्यकता है, अंत में वो बात बताकर मैं अपना विषय पूर्ण करूंगा। भारत की स्वाधीनता केवल एक देश को स्वतंत्र करने, जश्न मनाने की भौगोलिक स्वाधीनता नहीं। भारत की स्वाधीनता पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक राष्ट्र का उदय है, जिसके लिए ऋषियों ने घोषणा की उस काल में स्वम सम चैतम शिक्षेरम पृथिव्याः सर्वमानवा। संपूर्ण जगत में मनुष्य जाति के उन्नयन के लिए एक राष्ट्र खड़ा हो रहा है और ये स्वतंत्र राष्ट्र संपूर्ण विश्व को सुख, शांति, सौहार्द का मार्ग बताएगा। भारत तो ये देश नहीं है, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र राष्ट्रों की गिनती में एक देश और नहीं, ये तो देव निर्मित राष्ट्र है, जिसका उदय विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए हुआ। और ये कोई हमारा अहंकार नहीं है। अर्नाल्ड टाइमली विश्व के जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, समाज विज्ञानी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम पढ़ना सीखें, भारत को जानना सीखें। केवल बौद्धिक रसमतायुगी से मित्रों काम नहीं चलेगा, उसके लिए कमिटमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब हम ही नहीं जानते, बच्चों को क्या सिखाएंगे? नई पीढ़ी को हम दोष देते रहते हैं, हमने सिखाया क्या हो? अर्नाल्ड टाइमली ने किताब में लिखा है कि दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति आई, खूब पैसा बरसा, दुनिया के देश सुखी समृद्ध हुए, सुख के साधन बढ़े, लेकिन इस समृद्धि ने विश्व के देशों में स्वार्थ और टकराव का संघर्ष पैदा किया। और आगे टाइम में लिखते हैं, इस टकराव और संघर्ष के कारण आज दुनिया इस परमाणु युग में विनाश की कगार पर है। और टाइम में लिखते हैं मित्रों, उनकी अंतिम बात को समझिए, इस दुनिया को विनाश से अगर कोई बचा सकता है, वो है भारत का विचार, वो है भारत में परिवार की संकल्पना। इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी, जिस इंग्लैंड ने भारत को पददलित किया 200 साल से ज्यादा, उन्हीं का वंशज कह रहा है कि दुनिया को बचाना है तो भारत को आगे लाओ। भारत की स्वाधीनता का अर्थ है विश्व में सुख, शांति, सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना। और जब हम इतिहास ही गलत पढ़ेंगे, जिन मुगलों ने, हमारा कोई किसी के प्रति वैमनस्य नहीं, लेकिन हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और इसलिए सत्य को हमें बोलना पड़ेगा। महाभारत में महर्षि व्यास ने लिखा है मित्रों, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम यात आयाति च। इतिहास की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। जिस धन के पीछे हम जिंदगी भर दौड़ते हैं, वो तो आना जाना है, वित्त के लिए नहीं, वृत्त के लिए जीना सीखो। और इसलिए जिन तथ्यों से भारत की राष्ट्रीयता समृद्ध होती है, सशक्त होती है, उन तथ्यों को इस अमृत काल में हमें अपनी नई पीढ़ी के सामने लाना पड़ेगा, हमको स्वयं समझना पड़ेगा। और पुनः वही बात दोहराता हूँ, इस अमृत काल में भारत को जानो, भारत को मानो और भारत को भारत के बनो, यही इतिहास का एक सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, आपके सारगर्भित मार्गदर्शन से बहुत कुछ हमको नया जानने को मिला है।
और हम वास्तव में भारत के बनकर भारत को मानेंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। श्रोताओं के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, वो हमारे अतिथियों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हाँ, कि जैसा आपको कोई कहा कि मुगलों को या अकबर को बहुत गरिमान्वित किया गया, वास्तव में ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा अकबर कैसे महान हो सकता है जो मीना बाजार लगवाता था, जिसने चित्तौड़ में कत्लेआम किया, जिसने हर प्रकार का, मैं बहुत संक्षिप्त बोलता हूँ, हर प्रकार का विचार किया जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आखिर कैसे महान हो सकता है। औरंगजेब को वामपंथियों ने ऐसा दिखा दिया जैसे कि वो बड़ा ही रैशनलिस्ट था, बड़ा ही साइंटिफिक थिंकिंग का आदमी था, अंधविश्वासों में उसकी कोई रुचि नहीं थी, उसने अंधविश्वासों का बहुत खंडन किया, बहुत उसमें सिंपलिसिटी थी, वो जो है अति साधारण रूप से रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये किसी संघ वाले ने नहीं लिखा, खुद अंग्रेजों ने औरंगजेब के बारे में बहुत तथ्यात्मक रूप से लिखा है कि औरंगजेब का जब राज तिलक हुआ तो उसकी जो है तारीख और समय और घड़ी ज्योतिषियों ने तय की, और इसके अलावा उसके राज्यारोहण में जितना खर्चा हुआ वो किसी भी उससे पूर्व दिल्ली के राज्यारोहण में खर्चा नहीं हुआ। और औरंगजेब को बाद में ऐसा दर्शाया गया कि शाहजहां ऐसा बेगम था और औरंगजेब ने वो ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बनवाई, लेकिन वो अवसरवादी था, उसका खजाना खाली हो चुका था, तो बनवाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा नहीं कि आपने कहा कि दक्षिण में, केवल दक्षिण में नहीं, औरंगजेब की तो नाक में दम दिल्ली में ही कर दी गई। सिखों के विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह, जाटों के विद्रोह, आज भी अगर लाल किले में देखेंगे तो जाटों की तोपों के उसी समय के निशान हैं, छेद हैं, जो कि औरंगजेब के समय में। बहुत मैं ये बताना चाहता था। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छे अच्छा विषय ध्यान में दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसको नोट करिएगा, इस पे आगे से चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न है आपका? मेरा एक लेख है, हाँ, औरंगजेब के संबंध में, जब ये रोग का नाम चेंज किया गया था, उसको आप पढ़ें, उसमें वो सभी बातों का खुलासा किया गया। ऐसी कम से कम 50,000 बातें। मई में हम दोबारा फिर बैठेंगे, तो आपका मार्गदर्शन उसमें रहेगा। अब मेरा अनुरोध है, केवल प्रश्न करना है आपको, समय को देखते हुए। जी नमस्कार, मेरा नाम नूतन अग्रवाल। अभी जैसे मैं सुन रही थी कि एक बात आई कि इतिहास पुनर्लेखन, और उसी कड़ी में कुछ हमारे सिलेबस में संशोधन हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न ये है, सभी से है, कि मुझे इसका कारण नहीं समझ आया कि जो सिलेबस में संशोधन हुआ है, तो एक तो निराला जी को मतलब सिलेबस से उनकी कविता को बाहर किया गया, और दूसरा वो चलिए एक अलग प्रश्न है कि दूसरा जो हमने बचपन में, मुझे भी याद है, मैंने पढ़ा वेद प्रकाश शर्मा गुलशन नंदा उपन्यासकार हैं, तो जहाँ तक मेरी दृष्टि है कि वो साहित्यिक नहीं है, वो लोकप्रिय उपन्यासकार है, तो क्या उनको सिलेबस में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई भी इसका मुझे जवाब। आदरणीय बंदे भाई शर्मा जी से अनुरोध है, का प्रश्न ये है कि सिलेबस में चेंजेस क्यों करा गया है, क्या आवश्यकता थी? देखिए, ये तो इन साहित्यकारों को पढ़ाना है, उनको नहीं पढ़ाना है, इस पे हम सबकी अलग अलग राय हो सकती है। और जो पाठ्यक्रम सबकी में जो भी लोग रहे होंगे, जानकारी नहीं है, उन्होंने जिस उद्देश्य से ऐसा किया है, इसका सही जवाब तो वहीं से मिल पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा किसी से वैमनस्य नहीं होना चाहिए, ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो कम अच्छे हैं। एक दृष्टि साहित्य हो या इतिहास, वो तुलसीदास ने हमको दे दी, स्वर सर सब सब कर हितो। जो लोक कल्याण के लिए उपयोगी है वो पढ़ाया जाना चाहिए,
जो उपयोगी नहीं है वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और इतनी सी बात है, इसकी बहुत ईमानदारी में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका बताइए। आप एक बार निराला का साहित्य है ना, निराला का साहित्य एक तरफा है, उसमें करता है कि जो दूसरा मार्क्सिस्ट वो हेलो के ऊपर इसका विषय नहीं है भाई। नहीं, एक मंच उसका कह रहा है नहीं है, इस पर अलग से चर्चा कर लें। ठीक, अपना एक बार नाम और बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं पुष्पित कुमार वैष्णव, बलदेव मथुरा से। मेरा प्रश्न भाई साहब ये था कि इतिहास पुनर्लेखन की जो एक प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है और उसमें हम अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं कि ये जो इतिहास पुनर्लेखन का कार्य चल रहा है इसमें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अपना सहयोग कर सकता है इतिहास पुनर्लेखन। मेरा एक और सुझाव है कि हम पुनर्लेखन शब्द के जाल में न फंसे। इतिहास का परिष्कार होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सबको ये लगता है कि हम क्या करें, हम तो साधारण से आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम स्वयं सही इतिहास की जानकारी रखने की कोशिश प्रयास अपने बच्चों को उस दिशा में प्रवृत्त करें। और दूसरी बात, एक काम जो एमपीटी में रहते समय मैं कराना चाहता था उसका थोड़ा प्रयास भी किया लेकिन वो हो नहीं पाया, पर मुझे लगता है बड़ा जरूरी है। हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और बहुत सारे लोग बलिदान हुए जिनमें से अधिकतम को हम जानते हैं, लेकिन ऐसे असंख्य लोग नाम है हर जिले में। हमारे इस ब्रिज में ही आप देखो तो कम से कम आज ब्रिज के रहने वाले हैं तो पुण्य धरा है ये ब्रज है। कृष्ण कहते हैं उद्धव वो ब्रज विसर्ग चले गए द्वारका, लेकिन ब्रज उनकी आत्मा में समाया है। तो इस ब्रज क्षेत्र में ही गांव-गांव में कितने लोग देश की आजादी के लिए मतवाले होकर लड़े, प्राण न्यौछावर कर दिए, अनेक कष्ट सहे। हमारे राजा महेंद्र प्रताप इसी ब्रज के थे, विदेशों में जाकर आजादी का लड़ किया। तो वो तो बड़ा नामचीन नाम है, लेकिन ऐसे अनेक लोग हम प्रयास करें, हमारे नौजवान जो शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो इस काम को हाथ में लें कि हमारे बड़े क्षेत्र में देश की स्वाधीनता के लिए गाँव-गाँव कस्बे करते हुए कितने लोग बलिदान हो गए, कितने लोगों ने असह्य कष्ट सहे, परिवार तबाह हो गए देश की आजादी के लिए। उनका वो जो व्रत है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बड़ा। एक प्रश्न और ले लेंगे। हाँ बताइए, नाम बताइए। हेलो, नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रताप सिंह राजपुरोहित है। मैं एकल परिवार से हूँ। मेरा प्रश्न सिर्फ नहीं है कि आज हम साहित्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, साहित्य को जानना चाहते हैं। आज सारा युवा पीढ़ी जो है वो सारे के सारे मोबाइल टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। वो पुस्तकों से लगाव हट गया है। मैं कई घरों में जाता हूँ, वहाँ पुस्तकें नहीं होती है। तो कैसे हम ऐसा कोई व्यवस्था बनाए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हमारे साहित्य को, इतिहास को जान सके। मेरा यही प्रश्न है। आदरणीय विशन बहादुर जी, आप इस पर कर दीजिए। प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर हो रही है, तो पठन पाठन का क्रम कैसे प्रारंभ है? मोबाइल बहुत ही सजीव पीड़ा है आपकी, और ये पीड़ा हम सब शिक्षकों की, हम सब उस वर्ग की है। बहुत लंबे समय से जब हम यात्रा करते थे बस में, ट्रेन में, कोई भी साहित्य का, कोई भी अखबार, कोई भी कहानी की पुस्तक लेकर यात्रा में पढ़ते हुए जाते। ये जो अभिरुचि है पढ़ने की, बहुत पूरी तरह से समाप्त हो गई इस नई टेक्नोलॉजी से। आपके प्रश्न का उत्तर है कि जितनी भी सूक्ष्म किताबें हैं, 2 पन्ने की, 4 पन्ने की, 5 पन्ने की,
आप उसको हर समय अपने खाली समय के अंतर्गत आप निश्चित रूप से उसे रखेंगे तो आपको देखकर आपके भाई परिवार के अंदर आपका बच्चा उसका अभ्यस्त हो जाए। परिवार के अंदर जैसा जैसा अगली पीढ़ी उससे ऊपर की पीढ़ी आचरण करती है, वह परिवार के नीचे तक सारा संस्कृति, ये भारतवर्ष की संस्कृति है कि वह प्रवाह नीचे तक जाता है और वो इतना संतुष्ट होता है कि वो फिर आसानी से मिटता नहीं है। हम बड़े लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, परिवार में एक सुनिश्चित समय कभी पढ़ने का नहीं होता, जिसको जब समय मिलता वो उस समय का उपयोग करता है। इसलिए ये जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे छोटे बच्चे कहानियां पढ़ने की अपेक्षा, साहित्य पढ़ने की अपेक्षा, जो साहित्य से वो पत्र की व्यवस्था भी खत्म हो गई। पत्र आते थे, पत्र प्राप्त होते थे, अब तो व्हाट्सएप कर दिया और बड़े बड़े आयोजनों के अलावा जो धार्मिक करते हैं विवाह, उस तक के निमंत्रण उस पर आ जाते हैं। तो ये एक समस्या है, लेकिन ये समस्या के साथ हमें जीना है क्योंकि ये विज्ञान का युग है और प्रगति के साथ साथ हम परिवार को जोड़कर उस अभिभूत जो संस्कार हमारे हैं, उस संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं, उसको हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे परिवार में जो अभ्यास था, जो छूट गया है पढ़ने का, वो जारी है। प्रश्न बहुत अच्छा था, प्रश्न आपका बहुत अच्छा था, उत्तर भी भाई साहब ने बड़ा अच्छा दिया। एक तो खाली समय के लिए छोटी छोटी पुस्तकें हमको रखनी चाहिए और फिर जैसा आचरण हम करेंगे वैसा आचरण हमारा परिवार करेगा। हाँ आप भाई साहब बस एक प्रश्न। हाँ दीदी, मैं डॉक्टर वेद त्रिपाठी जी के प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा था कि औरंगजेब को तो एक विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से जिंदा पीर सिद्ध कर दिया और उसको इतना महान बना दिया कि मंदिरों के, हमारे पास साक्षात प्रमाण है कि मंदिरों को उसने ग्रांट्स दी हुई। अरे भाई, वो जिंदा पीर 56, 57, 67 वर्ष गिनाऊं तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। कितने मंदिरों को तोड़वाने के प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है उन्हीं विश्वविद्यालयों में, बहुत सुंदर, उन्हीं विश्वविद्यालयों में। ये है तथ्य का दबाना, ये इतिहास के साथ खिलवाड़ करना। और उस जिंदा पीर ने किस तरह से दो, मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, साक्ष्य नहीं तथ्य दे रहा हूँ, साक्ष्य मैंने कहा न्यायालय में होते हैं, सत्य दे रहा हूँ। एक प्रमाण है कि इतने लोगों को अगर आप घर में परिवर्तित करेंगे तो इतने दीनार मिलेंगे, इतनी मोहर मिलेंगी। धर्म परिवर्तन। दूसरा महाराष्ट्र का, जहां मंदिर बहुत मजबूत थे, बहुत दृढ़ थे, वहां के कोतवाल का एक पत्र पहुंचा और उसने औरंगजेब के पास कि यहाँ तो मंदिर टूट ही नहीं पा रहे, जहाँ जहाँ मंदिर है ये सब इतने दृढ़ हैं कि कई कई दिन हो जाते हैं और 1-2 इंच 6 इंच तक का हिस्सा हम नहीं तोड़ पा रहे, क्या करें। वहां से जवाब आता है कि आप धीरे धीरे तोड़ते रहिए और उसकी रिपोर्ट भेजते रहिए। कितने कितने साक्ष्य उस जिंदा पीर के, सभी साक्ष्यों का हम लोग प्रयोग करेंगे। कितने प्रमाण। आपने अकबर की बात कही, उसको महान कहने के लिए, तो कृपया मेरी पुस्तक राणा प्रताप एक शक्ति एक संबल पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा उस पुस्तक से। हाँ दीदी, आपका प्रश्न।
एक प्रश्न और लेंगे बस। हाँ, नाम बताइए। हेलो, हाँ, मेरा प्रश्न ये है, बस ये है कि जैसे जैसे विगत बीतता चला जाएगा, हम लोग की सारा इतिहास जो है पृष्ठभूमि चलता चला जाएगा, और जो स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत अब बिल्कुल उसमें चले गए हैं, जिनका नाम हो गया है वो तो हो गया है, और जिन्होंने गांव में अपने बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जो विगत में उनका नाम नहीं है, परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत प्रयत्न किए, बहुत कार्य किए, परंतु अगर उनको अब हम लोग नहीं सामने लाएंगे तो विगत धीरे धीरे चला जाएगा और सब भूल जाएंगे और वो उसमें चला जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि उसको अगर शीघ्र उनका कलेक्शन किया जाए। सुनिश्चित मानिए मान्यवर मातृशक्ति, सुनिश्चित मानिए हर स्थान पर काम हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है, बहुत तन्मयता और समर्पण के साथ काम हो रहा है, जिसमें महिलाओं का संघर्ष आ गया। अलीगढ़, मथुरा, इस क्षेत्र में मेरे ही शोधार्थी बहुत काम कर रहे हैं और मैं स्वयं भी काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बस एक ही पीड़ा है कि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम में शरीक करना चाहिए, ताकि उस सबका जो संज्ञान है वो नीचे वाली पीढ़ी, हमारी आपकी पीढ़ी नहीं, नीचे वाली पीढ़ी के संज्ञान में पहुंचे। वो सारी जानकारी बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम हो रहा है मेरा ही। अगला सत्र जो है आप उसमें रहिएगा, वो आपके विषय का ही है, उसमें हम सारी चर्चा करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रज की महिलाएं और ब्रज के लोगों का योगदान। अभी कुछ सूचनाएं हैं हमारे परिचय की दृष्टि से, हमारे कुछ अधिकारी बंधु हैं, मैं परिचय करा रहा हूँ। श्रीमान हरिशंकर जी हैं, अपने प्रांत के सद्भावना प्रमुख हैं। श्रीमान मनमोहन निरंकारी अपने विभाग के प्रचार प्रमुख हैं। मनमोहन जी एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए। मनमोहन निरंकारी जी अपने विभाग के प्रचार प्रमुख और इस साहित्य उत्सव के सर्व व्यवस्था प्रमुख हैं। अशोक चौबे जी अपने टोली के सदस्य हैं, संप्रति आपकी डीजीसी राजस्व है। और प्रियंका मसीह जी सक्षम की प्रांत की संयोजक है, खड़े हो जाइए। अभी साहित्य उत्सव है, आप लोग पहले तो इस सत्र के समापन के बाद भोजन करेंगे। भोजन के बाद में हमारा जो दूसरा सत्र है वो 2:15 से शुरू होगा। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का योगदान प्रोफेसर वीना सरब शर्मा जी, डॉक्टर एस.के. भट्ट जी, गोपाल शरण शर्मा जी इसमें उपस्थित रहेंगे। और आप जो भी बंधु नीचे जाएंगे तो साहित्य विक्रय का स्टॉल लगा हुआ है, तो आप उस पर बाल और हमारे महापुरुषों की जीवनियां, सप्त साहित्य, राष्ट्र निर्माण में क्या क्या साहित्य की भूमिका, ऐसे अच्छा साहित्य आप जरूर साहित्य को लेकर जाइएगा। और सत्र का समापन वीके गोयल जी करेंगे और सत्र के समापन से पूर्व मेरी आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी से अनुरोध है, चंदरिया झीनी रे सुनाकर ही आप सत्र का समापन हो। 2 लाइन तो निश्चित तौर पर आज की परिचर्चा में ये तय हुआ, निश्चित हुआ, मंच ने, हमारे विद्वान वक्ताओं ने, सभी ने ये तय किया कि इतिहास में निश्चित तौर पर बहुत सारी गलतियां, आधा अधूरा इतिहास हमको परोसा गया, गुलामी भरा इतिहास हमको दिया गया, पढ़ाया गया, लेकिन हमारा इतिहास तो संघर्ष भरा था, हमारा इतिहास पराक्रमशीलता का इतिहास था, जिसको उन्हें हमें स्थापित करना होगा। और जो मूल बात बलदेव जी ऐसा तो कहीं वो हम सबको ध्यान में रखनी होगी, सभी को, भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की परिचर्चा हमारे बीच में आशीष भटनागर जी है, भाई साहब आपका भी स्वागत है। महेश जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये भी वैसे इतिहास का ही हिस्सा है। इतिहास मनुष्य के लिए होता है, मानवीय चेतना को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करने के लिए इतिहास होता है। इस नाते कबीर ने एक बड़ी व्यापक दृष्टि की है। एक पद
उन्होंने लिखा है। मैं एक निवेदन आप सबसे और करना चाहूँगा, यहाँ सब वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हम केवल बौद्धिक आस्वादन के लिए इन सब चर्चाओं में सम्मिलित नहीं। ये बौद्धिक दृष्टि हमारे जीवन को बदले, यही संदेश हमारे ऋषियों का है। हमारे ऋषियों ने कहा मनोभव। हम आज अपने बच्चों को दिखाते हैं डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, IAS बन जाओ, इतने % नंबर लाओ और कभी बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला होगा, फिर खूब पैसा कमाओ, बड़ा पैकेज। आजकल खबरें भी छपती है अखबारों में, इतने का पैकेज मिला और शादी छोड़ जाती है। अरे हमारे बच्चों को, लेकिन हम कभी क्या अपने बच्चों को ही सिखाते हैं कि तुम अच्छा मनुष्य बनो, अच्छा इंसान बनो? ये कभी नहीं सिखाते। रोना होते हैं, दुनिया कैसी हो गई, मोहल्ला कैसा हो गया, शहर, अपराध, बेईमानी, भ्रष्टाचार। हम तो अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि तुम अच्छा इंसान बनो, लड़कियों का सम्मान करो, उनकी सुरक्षा के प्रति कोई खतरा नहीं करो। कबीर ने उसी मनुष्यता का बोध हमको दिया है कि जो जिंदगी है ये केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए नहीं है, खाओ पिए मौज करो और चलते हैं। ये एक चादर है, हम घर में चादर बिछाते हैं, जरा भी उस पर दाग लग जाता है, हमारी गृहिणी चिड़चिड़ा जाती है, देखो मैंने इतनी मुश्किल से धोई, साफ बिछाई, तुमने उस पर सब्जी करता है, साफ रखो। तो जो बेडरूम में चादर बिछी है उसको तो हम साफ रखने के लिए मरे जाती है, लेकिन जिंदगी की जो चादर है उसकी परवाह नहीं। कबीर ने ये समझाने का प्रयास किया। चदरिया झीनी रे झीनी, हो राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी चदरिया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली की चदरिया। जब कोई चादर बन के आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रिजवा, ऐसा रंग रंगा रंग रिजवा, लालो लाल कर दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने बोली चदरिया। और कबीर कहते हैं चादर को कैसे साफ। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने बोली चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की तो भरी दी चदरिया, हो राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। अगले सत्र में हम सब मिलते हैं 2 बजे, 2:15 पर। अगर